टू ब्राइट आइडिया एजुकेशन गाइस। आज की क्लास और आज का टॉपिक आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च के अंदर सबसे बेहतरीन टॉपिक जिसमें से आपके 4 नंबर पक्के होते हैं उसका नाम है सैंपल। सैंपलिंग से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं और 2 नहीं आए तो मैं गारंटी के साथ आपको राइटिंग में दे सकता हूं कि आपको एक क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का होगा वो आपको सैंपलिंग के अंदर से जरूर मिलेगा। ठीक है, आपको मैंने एक बुक प्रोवाइड की है रिसर्च की। उस पूरी बुक के अंदर में टोटल जो सैंपलिंग के ऊपर पूरे नोट्स है वो टोटल है 58 पेजेस। कितने पेज है? 58 पेजेस। लेकिन 58 पेजेस आपको पढ़ना नहीं है, इसीलिए आपको 12 पेज की इस फाइल में मेरी राइटिंग से लिखा हुआ एवरी कंसेप्ट, सैंपल से जुड़ा हर वो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो इसमें मैंने बनाया आपके एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है सैंपलिंग में। तो सैंपलिंग से पहले 2 पोर्शन बनते हैं, एक बनता है पॉपुलेशन का और दूसरा बनता है सैंपल का। सबसे पहले आपको सैंपलिंग को समझने से पहले, बेटा फोन रख दो मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं। सैंपलिंग को समझने से पहले और भी कोई बच्चा है क्या? 1 मिनट गाइस, कभी वो एडमिट भी ना हो। स्क्रीन शेयर की थी क्या? एडमिट है भारती, श्रद्धा और भी है क्या कोई? नो बेटा भारती, श्रद्धा आपको स्क्रीन शो हो रहा है? ये बता दो एक बार, कंफर्म करो जल्दी से, यस और नो। मेरी माइक की वॉइस नहीं जा रही होगी, उन्होंने ना तो अभी तक। हाँ हेलो गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चे आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है, दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास का नाम है सैंपल, सैंपलिंग। लेकिन सबसे पहले हमें कंसेप्ट समझना है, व्हाट इज सैंपल एंड व्हाट इज पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन बेसिकली जो मीनिंग है पॉपुलेशन का, जनसंख्या, उसका मतलब यहां नहीं है। यहां पर पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या नहीं है, यहां पर पॉपुलेशन का मतलब है एंटायर द इवेंट और फिनोमिना जिस पर आप रिसर्च करने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको रिसर्च करनी है कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज स्मोक करती है तो क्या बच्चे की हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ता है, तो पूरी दुनिया में जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो कि स्मोक करती हैं वो सब आपकी पॉपुलेशन में आई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जितनी भी पूरी दुनिया में लेडीज हैं क्या सबके ऊपर रिसर्च किया जा सकता है? पॉसिबल है? सबसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो क्या करना चाहिए, हम उस पूरे ग्रुप में से एक पॉइंट को, एक छोटे ग्रुप को बाहर निकाल लेते हैं जिस पर हम स्टडी करेंगे और डाटा को कलेक्ट करेंगे। पूरी तो हो गई पॉपुलेशन, और जो ग्रुप आपने बाहर निकाला है उसको हम सैंपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंपल। सैंपल क्या होता है? सैंपल रिप्रेजेंट करता है पूरी पॉपुलेशन को। कि मान लो कि अगर पूरी दुनिया में 50,000, 50 करोड़ या 50,000 करोड़ महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, स्मोक करती हैं और उनके बच्चों की हेल्थ का इफेक्ट आपको जानना है, तो सब पर तो रिसर्च नहीं होगा। तो 50,000 में से हमने 500 महिलाएं बाहर निकाल ली जो हमारे नियर बाई में है, राइट। और हमने उन 500 महिलाओं से डाटा कलेक्ट किया कि बच्चे की डिलीवरी पे हमें पता चला कि बच्चे की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा है। अब इस रिजल्ट को क्या उन 5,000 करोड़ महिलाओं पर, फीमेल्स पर हम अप्लाई कर सकते हैं? यस और नो? कर सकते हैं। अगर 500 पर पड़ा है तो 5,000 पर भी इफेक्ट पड़ेगा, 5 करोड़ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो जो पूरी एंटायर बॉडी होती है वो आपकी पॉपुलेशन है, और जो उसमें से एक हिस्सा जिस पर आप स्टडी करते हो वो आपका सैंपल है। इतनी बात समझ में आ गई? अब सैंपलिंग क्या होता है? पूरी पॉपुलेशन से वो छोटा हिस्सा बाहर निकालने के मेथड को, पूरी पॉपुलेशन में से वो छोटा हिस्सा बाहर निकालने के प्रोसेस को हम सैंपलिंग बोलते हैं। सैंपलिंग इज अ टेक्निक टू चूज द सैंपल। क्या है? सैंपलिंग एक टेक्निक है जो सैंपल को चूज करती है। बात समझ में आ गई? आइए, ए सैंपलिंग इज ए सबसेट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन। सैंपल यहां पर किसकी बात की गई है? एक हो गया सैंपल, दूसरा हो गया पॉपुलेशन। सैंपल क्या है? सैंपल एक सबसेट है, छोटा हिस्सा है। किसका?
एंटायर द पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के छोटे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। और इस सैंपल को निकालने को ही क्या बोला जाता है, सैंपलिंग बोला जाता है। यहां तक क्लियर है या नहीं गाइस? वेरी गुड, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, व्हाट इज सैंपलिंग? तो when you conduct research about a group of people, it is really possible to collect data from every person in that group. ये कह रहा है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रिसर्च करने जाते हो तो क्या ये पॉसिबल है कि आप सबसे डाटा कलेक्ट कर लोगे? नॉट पॉसिबल, आप सबसे डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। इंस्टेड यू सेलेक्ट ए सैंपल टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन फॉर योर रिजल्ट। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ड्रॉ करते हो, एक सिलेक्शन करते हो एक सैंपल का और उससे एक रिजल्ट बनाते हो, और उस रिजल्ट से ही आप क्या बनाओगे, कंक्लूजन बनाओगे। क्लियर और नॉट? बेसिकली दैट वन ग्रुप रिप्रेजेंट द होल सब्जेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, दैट वन ग्रुप जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा वो आपका सैंपल होता है। ठीक है, आगे, you have to carefully decided how you will select a sample that is representative of the group as a whole। जो आपने बोला वो यहां लिखा है, तो ये बहुत ध्यान से, आपको बहुत ध्यान पूर्वक यानी कि सावधानी से आपके सैंपल को सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि सैंपल पे आया हुआ रिजल्ट ही होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर उसे आपने सैंपल को ही गलत चूज कर लिया तो आपकी रिसर्च का रिजल्ट गलत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चावल को देखना चाहते हो कि चावल बन गया है नहीं, तो क्या पूरे कुकर में हाथ देते हैं? नहीं, हम 2 दाने बाहर निकलते हैं, उनको दबा के देते हैं, वो दब गया, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि सारे चावल पक गए होंगे। हो सकता है कोई ऐसा चावल हो जो कच्चा का कच्चा, ये पॉसिबिलिटीज है या नहीं? इसलिए सैंपल को बहुत ध्यान से चूज करना है, और सैंपल के चूज करने की टेक्निक को ही सैंपलिंग कहते हैं। आया यहां तक समझ में? सैंपलिंग क्या होता है? सैंपल मीन्स ए पार्ट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। सैंपल का मतलब क्या होता है? पूरे पॉपुलेशन का एक हिस्सा। और सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग मीन्स हाउ टू सेलेक्ट ए सैंपल, किस तरीके से एक सैंपल को सेलेक्ट किया जाए। सो वी कैन से सैंपलिंग इज ए मेथड ऑफ चूज सैंपल, यानी कि किसी भी सैंपल को चूज करने के टेक्निक या मेथड को हम सैंपलिंग कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद हो गया होगा। क्लियर है? वेरी गुड। अगर हम टाइप ऑफ सैंपलिंग की बात करें, दो तरीके की सैंपलिंग हो सकती है। एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। अब ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है कि जैसे कि आपने पॉपुलेशन में से, आपने जब प्रोबेबिलिटी मेथड से जब हम सेलेक्ट करते हैं सैंपल को, तो क्या होता है कि पॉपुलेशन में जितने भी पीपल्स हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी थिंग्स हैं आपकी पॉपुलेशन में, सबके चूज किए जाने के चांसेस इक्वल होते हैं। चूज किए जाने के चांसेस कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। रीड करेंगे और इसका मेन पॉइंट यही है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सैंपल जो आप ले रहे हो, एवरी मेंबर हैव इक्वल चांस टू चूज। हर एक इंसान के चूज होने के चांस इक्वल है, कोई भेदभाव नहीं होगा। पढ़ेंगे। इट ऑल्सो कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग, इसे क्या कहते हैं हम? रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं, बिकॉज एवरी पर्सन हैव टू इक्वल चांस टू सेलेक्ट। हर एक पर्सन का सेलेक्ट होने का चांसेस इक्वल है। क्लियर और नॉट? कोई दिक्कत यहां तक? अब आएंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है भाई? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मींस जिसमें कि पॉपुलेशन में एवरी पर्सन के चूज किए जाने के चांसेस इक्वल नहीं होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। बात समझ में आ गया? ये जाते हैं जजमेंट के बेस पर, ये जाते हैं अपनी एफिशिएंसी के बेस पर, ये जाते हैं अपने कन्वीनियंस के बेस पर, जहां पर इनका पैसा कम लगे, समय कम लगे, इस अकॉर्डिंग अगर आप सेलेक्ट करते हो, उसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। रीड करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज ए सैंपलिंग मेथड देयर आर द पर्सन और इंडिविजुअल हैव नो इक्वल चांस टू सेलेक्ट इन सैंपल। जहां पर सारे के सारे लोग या कोई भी व्यक्ति इक्वल चांस नहीं रखते सेलेक्ट होने का, उसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। इन दिस
सेलेक्ट द सैंपल आर सम क्राइटेरिया। यहां पर सैंपल को जो मतलब जो सैंपल सेलेक्ट किया जाता है वो रिसर्चर इन बेस पर करता है, अवेलेबिलिटी के आधार पर, जियोग्राफिकल प्रोक्सीमेट के आधार पर, एक्सपर्ट नॉलेज के बेस पर। इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, सैंपल को चूज कर लेते हैं। क्लियर हुआ या नहीं? व्हाट इज सैंपलिंग? Sampling is a technique or method to choose the sample from the population. What is population? Entire the phenomena and the situation जहां पर आप रिसर्च करने जा रहे हो। What is sample? Who represent the whole of the population? जिसका रिजल्ट पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा उसे हम सैंपल बोलते हैं। कितने प्रकार की सैंपलिंग? दो। कितने प्रकार की? दो। नाम? प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एवरी पर्सन हैव टू इक्वल चांस टू चूज, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एवरी पर्सन हैव नो इक्वल चांस टू चूज। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जब सैंपल को चूज किया जाता है तो एक रिसर्चर उसकी अवेलेबिलिटी के आधार पर कि वो कहां से अवेलेबल हो सकता है, जियोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी यानी कि अपने हाथ के नजदीक वालों को जल्दी ले लेते हैं, बाहर ढूंढने कहां जाएंगे, बाहर जाने से आपका टाइम पैसा दोनों ज्यादा खर्च होगा, और एक्सपर्ट की नॉलेज से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहीं पर जो आपका पहला पॉइंट है कि सैंपल डिजाइन्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बेसिकली रिसर्च में चाहे आप सैंपल ले लो, चाहे आप रिसर्च ले लो, चाहे आप डाटा डिजाइन ले लो, चाहे आप डाटा कलेक्शन ले लो, ऑब्जेक्ट तो सबके सेम है। क्या? न्यू नॉलेज को फाइंड आउट करना, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, वैलिडिटी होनी चाहिए, और सर्कुलेट होना चाहिए, वो आपके ऑब्जेक्टिव के रिलेटिव होना चाहिए। ये 5-6 ऐसे पॉइंट है जो सबके ऑब्जेक्टिव्स में मैच करते हैं। रीड करें, समझ में आएगा। पहला, डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास पॉपुलेशन नहीं है तो क्या सैंपल को फाइंड आउट किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि सैंपल फाइंड आउट होने के लिए क्या चाहिए? पॉपुलेशन का होना जरूरी है। नेक्स्ट, डिटरमाइन सैंपलिंग फ्रॉम एंड यूनिट। डिटरमाइन सैंपलिंग फ्रेम, फ्रेम का मतलब डिजाइन करना, एंड यूनिट किस यूनिट में होगा, पहले ये डिसाइड करेंगे। फिर सेलेक्ट ए टेक्निक्स, फिर हम एक टेक्निक को यूज करेंगे जो कि हमारे पास दो तरीके की टेक्निक है, नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। कोई सी एक टेक्निक का हम यूज करेंगे। डिटरमाइन सैंपल साइज, फिर हम ये निर्धारित करेंगे कि हमें पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें अपने सैंपल का साइज कितना रखना चाहिए। राइट, क्वेश्चन पूछा जाता है और आप मुझे डिसाइड करके बताएंगे। अगर पेन कॉपी रखोगे तभी समझ में आएगा, बाद में लिखना। ये मैं पीडीएफ ही सेंड कर दूंगा, डोंट वरी बेटा, पीडीएफ निकलवा लेना, पूरा पीडीएफ सेंड करूंगा। आने वाली हर क्लास आपको इस पीडीएफ में मिलेगी, ठीक है? ऐसे पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा। नोट्स निकलवाने हैं नोट्स निकलवाओ, राइटिंग करनी है राइटिंग करो, नो प्रॉब्लम। ओके, अब पॉइंट ये है कि अगर आपको अपनी रिसर्च की वैलिडिटी बढ़ानी है, आपको अपनी रिसर्च की वैलिडिटी बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए रिसर्च में? कैसे आप अपनी रिसर्च की वैलिडिटी बढ़ा सकते हो, एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा सकते हो रिसर्च की? आंसर यह है, आपके सैंपल का साइज जितना ज्यादा होगा आपकी रिसर्च की वैलिडिटी उतनी ज्यादा होगी। एग्जांपल, अगर मैंने सैंपल में सिर्फ 10 लोग लिए और एक जगह सैंपल में मैंने 100 लोग लिए, 10 लोग से लिया हुआ डाटा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या 100 लोग से लिया हुआ ज्यादा डाटा स्ट्रॉन्ग? तो क्या होना चाहिए? इफ यू वांट टू अपडेट यानी कि अपग्रेड करना चाहते हो वैलिडिटी को रिसर्च की, तो क्या करोगे? सैंपल साइज को बढ़ाओगे। यहीं पर दूसरा क्वेश्चन बनता है, अगर आपको अपनी रिसर्च की रिलायबिलिटी को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? टेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। रिलायबिलिटी को बढ़ाना है तो टेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, वैलिडिटी को बढ़ाना है तो सैंपल साइज को बढ़ाना पड़ेगा। सैंपल साइज बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा सैंपल से आपके एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है? और बहुत ज्यादा छोटा होने से एक्यूरेसी नहीं आएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, एग्जीक्यूट द सैंपलिंग प्रोसेस, कि किस तरीके से आप एग्जीक्यूट करोगे ये आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर हो गया? लॉ ऑफ सैंपलिंग नंबर 1, लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलेटरी, मतलब दिस शोज दैट द सैंपल मस्ट बी सेलेक्ट ऑन द रैंडम बेसिस। मतलब ये कहता है, लॉ ऑफ स्टैटिकल का मतलब यह है कि जब आप सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हो, यानी कि पॉपुलेशन से सैंपल लेने जा रहे हो, तो कोशिश करो कि वो रैंडमली लिया गया, क्योंकि अगर आप रैंडमली सेलेक्ट करोगे तो बाइसेस होने के एरर होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी हो गया है। हाँ,
प्रोबेबिलिटी है। तो यहां लॉ की बात कर रहा है कि जब आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो तो तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करो कि रैंडमली सेलेक्ट करो, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का ज्यादा यूज करो, क्योंकि उससे आपकी रिसर्च की एक्यूरेसी बढ़ेगी, बायसनेस कम हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने नॉन प्रोबेबिलिटी का यूज कर दिया और मुझे 20 वुमेन चाहिए जिनसे मुझे डाटा लेना है, तो मैं तो उनको ले लूंगा ना जो मेरे आसपास में है, और जो मेरे आसपास में है तो जो मुझे जानते हैं वो तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर देंगे, जो मुझे नहीं जानते वो अपने अकॉर्डिंग आंसर देंगे। मैं एक एक्यूरेट डाटा तो नहीं ले पाऊंगा ना, उसमें एरर आ जाता है। दूसरा क्या करना चाहिए, लॉ ऑफ इनएरिटिया ऑफ लार्ज नंबर, इट मींस सैंपल साइज मस्ट बी लार्ज बिकॉज इट्स लार्ज टाइप ऑफ सैंपल रिड्यूस द सैंपलिंग एरर, क्योंकि आपका सैंपल जितना बड़ा होगा आपके रिसर्च में एरर होने के चांसेस उतने रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर और नॉट, यहां तक कोई दिक्कत? आगे लॉ ऑफ ऑप्टिमिज्म मतलब अनुकूल, यानी कि आप एक ऐसा ही सैंपल ले सकते हैं जो आपकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको रिसर्च करना था सोशल साइंस वालों पे और आपने रिसर्च कर दिया जियोग्राफी पे जाके या पॉलिटिकल साइंस पे, तो क्या रिजल्ट मैच हो जाएगा? सही रहेगा? नहीं। यानी कि क्या होना चाहिए, ऑप्टिमेशन होना चाहिए। इट मींस मैक्सिमम इंफॉर्मेशन विद मिनिमम कॉस्ट वाई सैंपलिंग प्रोसेस, यानी कि छोटी चीज से ज्यादा डेटा को बाहर निकालना, छोटी चीज से ज्यादा डेटा, मिनिमम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेनी है मिनिमम कॉस्ट पर। क्या करनी है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिनिमम कॉस्ट पर, कम खर्चे पर ज्यादा इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है। लेट हो गए बेटा आप। लॉ ऑफ रिलायबिलिटी एज वैलिडिटी, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इफ यू वांट टू अपग्रेड द वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च, तो सैंपल के साइज को बढ़ा दो, वैलिडिटी, और रिलायबिलिटी को बढ़ाना है तो सैंपल के टेस्ट को बढ़ा दो। जितना ज्यादा टेस्ट होगा रिलायबिलिटी उतनी बेहतर होगी। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, अगर हम टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करें तो ये होते हैं आपके 4 टाके। कितने होते हैं? बेसिकली 5 टाइप होते हैं। कितने होते हैं जी? 5 टाइप। पहला मेरे साथ याद करना है, कौन सा? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। बोलो, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सेकंड स्टैटिकल रैंडम सैंपलिंग। सेकंड स्टैटिकल रैंडम सैंपलिंग। थर्ड सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। थर्ड सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। फोर्थ क्लस्टर सैंपलिंग। फोर्थ क्लस्टर सैंपलिंग। फिफ्थ मल्टी स्टेज सैंपलिंग। फिफ्थ मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ठीक है, फिर से बोलो, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग एंड लास्ट मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ट्रिक लाइन भी इसके नीचे लिखी हुई है जो आपको याद करनी है। सुन 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 कल मिलते हैं, है ना, कि किसी फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड से क्या बोला है? सुन 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 कल मिलते हैं। पहले सुन से सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरे से स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, तीसरे से सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, चौथे से क्लस्टर सैंपलिंग और पांचवे से मल्टी स्टेज सैंपलिंग। लाइन लिखो रफ पेज पर, ये तो लिखा हुआ है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस रफ पेज पर लाइन लिखो, सुन 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 कल मिलते हैं, और इससे पांचों के पांचों सैंपलिंग को याद करो अभी फास्टली। सुन 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 कल मिलते हैं, क्लस्टर के बाद मिलते, एन से बनेगा मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग, ठीक है, हो गया? आ गया? पहला क्या है? सिंपल, दूसरा स्ट्रेटिफाइड, तीसरा सिस्टमैटिक, चौथा क्लस्टर और पांचवा पहला समझेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसके लिए कुछ चीजें आपको डिनोट करनी है जो मैं आपको हाईलाइट करके दे सकता था, लेकिन आप खुद से करेंगे, तभी तो घर जाके पढ़ेंगे। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का यूज किया जाता है होमोजीनियस पॉपुलेशन के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस पॉपुलेशन? सेम बैकग्राउंड, सेम, जैसे अगर रिसर्च फीमेल पर हो रही है तो सारी फीमेल ही होना चाहिए, उसे हम कहेंगे होमोजीनियस पॉपुलेशन। सिंपल रैंडम सैंपलिंग एक तो शॉर्ट ऑफ पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है,
जहां पर पॉपुलेशन की संख्या कम हो वहां हम इसको यूज कर सकते हैं, अगर ज्यादा हो गई वहां हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है, ये तब कब यूज किया जा सकता है, जब आपकी पॉपुलेशन कैसी हो, होमोजीनियस हो। समझ में आया सबको या नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर कि नहीं? वेरी गुड। अब देखिए, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल वेयर द पॉपुलेशन मस्ट बी स्मॉल इन साइज। फर्स्ट पॉइंट हो गया, आपकी पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, साइज में कम होनी चाहिए, एंड इट मस्ट बी होमोजीनियस इन नेचर। दो ही पॉइंट है जो आपसे इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। किस छोटे साइज के लिए किस सैंपलिंग का यूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में सैंपल साइज कब यूज करेंगे, जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस हो। ओके, द सैंपल साइज मस्ट बी केप्ट ऑलवेज लार्ज। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, क्योंकि आपके सैंपल का साइज हमेशा कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इससे आपकी रिसर्च की वैलिडिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, सिंपल रैंडम सैंपलिंग गिव्स इक्वल प्रोबेबिलिटी टू ऑल द सैंपल्स इन गेटिंग सेलेक्टेड। यानी कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग में हर एक को, क्यों, क्योंकि किसका पार्ट है, प्रोबेबिलिटी का, और प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, इक्वल चांस टू चूज। इसलिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग में एवरी पर्सन के चांस चूज किए जाने के चांसेस इक्वल है। याद हुआ? किसी को दिक्कत है इसको समझने में? वेरी गुड। आगे, जैसे इसमें हम कौन कौन सी चीजों को यूज कर सकते हैं, लॉटरी सिस्टम कर सकते हैं, टैपेट टैबलेट्स खेल सकते हैं। लॉटरी सिस्टम का मतलब जानते हो, एक बाउल के अंदर सबके नाम लिख के डाल दिए, एक बाउल के अंदर सबके नाम लिख के डाल दिए, अब चूज किए जाने के सबके जो चांसेस है इक्वल है, किसी का भी नाम आ सकता है। मान लो कि आप 10 आदमी मेरी क्लास में बैठे हो, लाइव भी है, कुछ ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है, तो हम 20 की हम क्वांटिटी लेके चलते हैं। 20 आदमी मेरे ग्रुप में बैठे हैं, मैंने 20 के नाम में से 18 के नाम डाले हैं, तो क्या सबके चूज किए जाने के चांसेस इक्वल है? 2 के तो है ही नहीं, उन्हें तो चूज किया ही नहीं जा सकता। लेकिन अगर 20 के 20 डाल दिए तो किसी का भी नाम आ सकता है। दैट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। उम्मीद करते हैं सबको क्लियर होगा। इसमें भी सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी दो तरीके के होते हैं। यस डियर। पॉपुलेशन स्मॉल साइज होना चाहिए और सैंपल जो लार्ज, द पॉइंट में ऐसा लिखा लार्ज। हाँ, सैंपल साइज इसके लिए नहीं, सैंपल साइज हमेशा लार्ज होना चाहिए। और रीजन, उससे वैलिडिटी बढ़ती है। पॉपुलेशन जब कम हो तब सैंपल, अब मान लो कि 20 इंसानों में से किसी 2 का चूज करना है, तो कर सकते हो आप रैंडम। अगर यहां पर 2 लाख लोग आ जाए, क्या 2 लाख लोगों की पर्ची डाल देंगे? और क्या प्रोबेबिलिटी है कि सबको इक्वल चांस मिल जाएगा? अगर 2 लाख में सबसे नीचे कोई पर्ची है, उसके चांसेस तो 0% है, 1% भी चांस नहीं है इसका चूज होने का। तो सैंपल पॉपुलेशन का साइज कम होगा, लेकिन आपको सैंपल का साइज हमेशा ज्यादा रखना है। अगर हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग की बात करें तो 2 तरीके का होता है। एक होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, दूसरा होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और मे बी कि आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर आप यहां पे बैठे हो। ठीक है, मैंने एक बाउल लिया और 7 का नाम उसमें लिखा और पर्ची में डाल दिया। राइट, पर्ची में से जब 1 का नाम निकला तो पर्ची कितनी बच गई? 6। अब जब 1 का नाम निकला, मैंने दोबारा से सारी पर्ची बाहर निकाल दी। 1 का नाम निकल गया, सबके इक्वल चांसेस थे चूज करने के। ये पर्ची जिसके नाम की निकली मैंने उसे पर्ची दे दी। मैंने फिर से बाउल बनाया और बाउल में मैंने अब की बार 7 की जगह 6 पर्ची डाली। क्या सबके चांस चूज किए जाने के चांसेस इक्वल है? इसे कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी कि सैंपल रैंडम सैंपलिंग, जहां पर किसी का अगर एक बार नाम आ गया तो उसके चूज किए जाने के चांसेस खत्म कर दिए जाते हैं। सबसे बेटर होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। मतलब किसी का नाम आया, मान लो कि मैंने एक बाउल रखा और मैंने कहा कि ये 10,000 रुपए उसी को मिलेंगे जिसके नाम की पर्ची निकले। अब पर्ची निकली आपके नाम की, मान लो, ठीक है, नाम बेटा मैं भूल गया, अंजलि के नाम की निकल गई, 10,000 रुपए दे दिए। दोबारा से फिर बाउल बनाया, फिर से सबके नाम डाले, तो अभी भी क्या इसके चांस है ना चूज किए जाने के कि दोबारा से चूज की जा सकती है? उसे कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। और जहां पर अगर एक बार आपको 10,000 रुपए मिल गए तो आपको निकाल देंगे, अब 6 के ही नाम डलेंगे, तो ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। समझ में आया सबको? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को समझने में आता? वेरी गुड गर्ल्स। आगे
एग्जाम्पल में क्या कहता है कि ए रैंडम सैंपलिंग इंक्लूड चूजिंग द नेम ऑफ 25 एम्प्लॉइज अबाउट ए होट इन ए कंपनी ऑफ 250 एम्प्लॉइज, द पॉपुलेशन इज होमोजीनियस। इस एग्जाम्पल में पूरा रैंडम सैंपलिंग है। यहां पर 250 लोग में से 25 लोगों को चूज करना है, सबके नाम एक बॉल में हॉट में डाल दिए गए हैं, और कैसी है पॉपुलेशन? होमोजीनियस। सबकी पॉपुलेशन कैसी है? होमोजीनियस। दूसरा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सैंपलिंग से एक स्टेप आगे जाता है। कितना जाता है? आगे। पहली जो आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग है किसके लिए यूज होगा? होमोजीनियस के लिए। और ये किसके लिए यूज होता है? हेट्रोजीनियस के लिए। ये किसके लिए यूज होगा? हेट्रोजीनियस के लिए। बाकी इसमें सारी क्वालिटी रैंडम सैंपलिंग की ही है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। और इसमें जो चूज किया जाएगा सैंपल को, वो भी सिंपल रैंडम सैंपलिंग के थ्रू ही किया जाएगा। बस करना क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल सिखाता हूं। कैन एनीवन हेल्प मी? प्लीज कम हियर। आ जाओ बच्चा, है ना? आप आ जाओ बच्चे, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ, कम फास्ट, दौड़ के आओ। मीन्स ये दो गर्ल, सॉरी बेटा, है ना, ये दो लड़की हैं। ओ भैया हम लड़के हैं, हाँ हम हैं, जल्दी आ जाओ, ठीक है? सैंपल रैंडम सैंपलिंग के लिए और क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग के लिए यह एग्जांपल आपको बेस्ट रहेगा। उसको यूज करते हैं होमोजीनियस। क्या हम होमोजीनियस हैं? हम हेट्रोजीनियस है। अब जब आप ये आपका स्ट्रेटिफाइड आता है, तो इसमें क्या होता है, जो पॉपुलेशन आपकी है होगी स्मॉल, और उसमें से सैंपल चूज करना होगा, लेकिन वो हमारी तरह कैसी होगी? हेट्रोजीनियस होगी। और हेट्रोजीनियस को हम होमोजीनियस बना देंगे। इन दोनों को अलग कर देंगे, इन दोनों को अलग कर देंगे। अगर हम 4 लोगों में से 2 को सैंपल के लिए चूज करना था, राइट, तो एक सैंपल हम में से लिया जाएगा, एक सैंपल इन दोनों में से लिया जाएगा, और 2 मेंबर चूज होके आगे आ जाएंगे। इसे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। क्लियर और नॉट? वेरी गुड एंड थैंक यू, सिट डाउन। रैंडम सैम्पलिंग में आपने बताया कि जो भी सिलेक्शन होता है वो उसमें जो सैंपल का टेस्ट होता है वो स्मॉल साइज में होता है। नहीं, सैंपल का साइज कभी स्मॉल नहीं होता, पॉपुलेशन का साइज कम होता है। स्ट्रेटिफाइड हो या आपका सिंपल हो, दोनों में ही पॉपुलेशन का साइज कम होता है। अब बोलो। सर इसमें अगर हम स्ट्रेटिफाइड की बात करेंगे हाँ, तो पॉपुलेशन साइज लार्ज होगी। नहीं, कंपेयर टू सैंपलिंग लार्ज होगी, सॉरी सिंपल के लार्ज हो जाएगी। ये दोनों, सुनो मेरी बात ध्यान से, स्ट्रेटिफाइड और सिंपल दोनों एक जैसे हैं, अंतर बस एक है। क्या? यहां पर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है और वहां पे पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है, ये अंतर है। बाकी हेट्रोजीनियस बेसिकली सब ग्रुप डिवाइड कर देते हैं, मतलब फिर उनका ग्रुप, हाँ वही तो किया हमने। और क्या किया था? उनका क्वेश्चन कुछ और है। उनका कहना यह है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग को तो हम स्मॉल पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं, तो वो ये कह रही है स्ट्रेटिफाइड को हम लार्ज पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं। नहीं, हो भी नहीं पाएगा, पॉसिबिलिटीज भी नहीं है, क्योंकि लार्ज ऑफ पीपल में से ऐसे चूज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा? बस अंतर कितना है कि जो आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग होता है वो होमोजीनियस के लिए है और ये हेट्रोजीनियस के लिए है। हमें इसमें, अभी आपने मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुना नहीं था, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग से आप सैंपल चूज ही नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ता है? ग्रुप को डिवाइड करेंगे, यानी कि हेट्रोजीनियस को बनाएंगे होमोजीनियस, और रूल लगाएंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग का। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? वेरी गुड। पढ़ो। इट इज एप्रोप्रिएट वेयर पॉपुलेशन साइज लार्ज एंड एट इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। लार्ज किसकी कंपेयर में? कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है? इतना लार्ज नहीं, क्योंकि उसके लिए आगे पढ़ेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? आगे क्या कहा है? द सैंपल साइज मस्ट बी कीप लार्ज, हर लाइन पे लिखा मिलेगा, क्योंकि आपके सैंपल का साइज हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। अंडर दीज कंडीशंस द रिसर्चर कन्वर्ट द हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इनटू होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस को किस में कन्वर्ट करेगा? होमोजीनियस में कन्वर्ट करेगा। एंड कॉल्ड, और उसे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सर अभी तो आपने जो एग्जांपल दिया बॉयज का, उसमें तो आपने नहीं किया, उसमें तो लड़का क्या गया था। बेटा चूज हुए हैं। अभी हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी देंगे और मैं दिखा देता हूं। हमारे पास हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है बच्चे? क्या बोला है? अरे बड़ी जल्दी याद आया।
बेटा करो आके एक बार जल्दी। अभी मेरी बात को ध्यान से समझिए। आप मान लो कि हम 4 लोग थे और आपको 2 लोग चाहिए। बेटा रुक जाओ, कर रहे हैं वेट। आपको 2 सैंपल चाहिए, सैंपल में 2 ही आदमी चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए, एक लड़का। टोटल हम 4 आदमी हैं, 50% लड़के थे, 50% लड़की थी। आपको एक तो लड़का लेना है और एक लड़की लेनी है। आपने उनको होमोजीनियस किया, होमोजीनियस किया, और होमोजीनियस में से एक तो रैंडमली लड़का सेलेक्ट कर लिया। दोनों में से कोई भी हो सकता था, एक रैंडमली लड़की सेलेक्ट कर ली। हो गए ना एक लड़का और लड़की का आपके पास। हुआ? होमोजीनियस बना के उन्हें स्टेटस से तोड़ के लेके आना। इक्वल चांस मिलेंगे चारों को। देख लो, दोनों लड़के के भी इक्वल चांस है चूज होने के, दोनों लड़कियों के भी इक्वल चांस है चूज होने के। चांसेस इक्वल है चूज होने के सबके। ऐसा नहीं है कि किसी को चांस नहीं मिलेगा। आया समझ में बेटा? वेरी गुड एंड गुड क्वेश्चन। आइए, अब जब हमने यहां पे 4 इंसान खड़े करे, 2 लड़के 2 लड़कियां, राइट? 2 लड़कों को हमने अलग किया, 2 लड़कियों को हमने अलग किया, क्योंकि हेट्रोजीनियस से हमने होमोजीनियस बनाया। क्लियर हुआ गाइस? अभी इसमें एक एग्जांपल आएगा, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, उस होमोजीनियस में से जो लड़कों का ग्रुप था और जो लड़कियों का ग्रुप था, 2 ग्रुप बन गए। उन्हें क्या बोलते हैं? स्टेटस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्टेटस होता क्या है, और इसी के नाम से, इसी नाम की वजह से इस सैंपलिंग का नाम है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। समझ में आया? आगे, सेलेक्ट द सैंपल इन पॉपुलेशन ऑफ द डिफरेंट ग्रुप, और हम सैंपल को डिफरेंट ग्रुप से सेलेक्ट करके लेके आएंगे। आपके लिए एग्जांपल कर देते हैं प्रस्तुत। देखो, ये पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है। कैसे? ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है। यहां से हम डायरेक्टली सैंपल को चूज नहीं कर सकते। हमें एक ए चाहिए, हमें एक बी चाहिए, हमें एक सी चाहिए, एक डी चाहिए और एक ई चाहिए। तो हमने क्या किया, इन्हें इनके स्टेटस में डिवाइड कर दिया। ए का अलग अलग ग्रुप, सबके अलग अलग अपने ग्रुप बना दिए। ए का ग्रुप अलग, बी का ग्रुप अलग, सी का ग्रुप अलग, डी का ग्रुप अलग और ई का ग्रुप अलग। अब हमें एक ए चाहिए, एक बी चाहिए, एक सी चाहिए, एक डी चाहिए। मैंने इस पूरे ग्रुप के नाम लिखे और एक बॉल में डाल दिए। इक्वल चांस है सबके चूज होने के या नहीं? कोई एक आ गया तो हमारे पास ए आ गया। फिर मैंने बी के सबके नाम लिख के बॉल में डाले, एक बाहर निकाला। सबके चूज किए जाने के चांसेस इक्वल है कि नहीं? एक बाहर आ गया, यहां भी सबको इक्वल चांस मिला, यहां भी सबको इक्वल। एक बी आ गया, सी में सबके नाम डाले, एक चिट निकाली, एक बाहर आ गया। डी में सबके नाम लिखे, सबके इक्वल चांस है, एक को बाहर निकाला। ऐसे ही ई से। तो मेरे पास ए बी सी डी ई सब में से एक एक सैंपलिंग आ गया नहीं, और सबके चूज किए जाने के चांसेस इक्वल थे या नहीं? इसे ही कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग। अब यहां से क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट रहा? यहां पे जो आपकी पॉपुलेशन थी वो कैसी थी? हेट्रोजीनियस थी। उसे हमने क्या बना दिया? होमोजीनियस, 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 होमोजीनियस। और फिर क्या लगा दिया? सिंपल रैंडम सैंपलिंग लगा दिया, जैसे वहां लगाया था, और एक एक को बाहर निकाल लिया तो हमारा सैंपल बाहर आ गया। उम्मीद करते हैं सबका क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। मुझे ज्यादा नहीं पढ़ाना है, लेकिन जो पढ़ाना है वो ऐसा पढ़ाना है कि नंबर ना छूट जाए। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ना आज तक कोई रोक पाया ना रोक पाएगा, आता ही है, क्योंकि रिसर्च को करने के लिए सैंपल मेन पार्ट है। ओके, आइए आगे। ये जो अभी निकाला हमने सिंपल रैंडम सैंपलिंग करके, इसके बाद में हम सैंपल मतलब निकालते हैं और या बस इतने ही हम सैंपल आ गया आपके पास में। अब आप ए बी सी डी सबसे डाटा ले सकते हो। ओके, अब आगे आइए। तीसरा होता है सिस्टेमेटिक सैंपलिंग। सिस्टेमेटिक सैंपलिंग, जिसके नाम के साथ ही सिस्टेमेटिक लगा हो, तो मैनुअली क्या होगा? कोई साइंटिफिक मेथड है किसी चीज को, किसी भी सैंपल को चूज करने का। सिस्टेमेटिक सैंपलिंग का मतलब ही होता है एक साइंटिफिक मेथड चूज करने का सैंपल को। कैसे? आइए गाइस, इसमें एक फॉर्मूला लगता है जो नीचे लिखा हुआ है, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। समझो पहले सैंपलिंग। देखो, मैं एक ऐसा टीचर हूं कि नोट्स बनाते टाइम मेरी खुद की मिस्टेक बहुत ज्यादा होगी। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ठीक है,
तो डोंट टेक स्ट्रेस मत लेना, स्पेलिंग खुद ठीक करना, क्योंकि मुझे ये 12 पेज बनाने में आपको लगेंगे 12 दिन और मुझे लगे हैं 12 घंटे। तो जो भी लिखा हुआ है आपको सिर्फ पॉइंट समझना है। सैंपलिंग मेथड्स वेयर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन आर पुट इन सम ऑर्डर, ए स्टार्टिंग पॉइंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड एवरी nth number member is select to be in the group। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको लाइन समझ में नहीं आएगी। आइए गाइस, मान लो हमारे पास में 500 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट है जी? 500। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज बोथ ऑफ। ठीक है, 500 स्टूडेंट है और मुझे सिस्टमैटिक सैंपलिंग से डाटा कलेक्ट करना है या सैंपल कलेक्ट करना है, सैंपल को चूज करना है। अब मुझे कितने सैंपल चाहिए, पहला पॉइंट ये है। तो मान लो 500 में से मैंने 10 सैंपल कलेक्ट करने हैं, 10 लोगों को लेना है, 500 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट मुझे चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 500 को हम 10 से डिवाइड करो। ठीक है, यहां पर चेंज है। टोटल नंबर जो कि ये 50 है भाई, ये 0 भी कटा हुआ है, 50 है। 50 में से हमें 10 का सैंपल लेना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है गाइस, एक मिनट रुक जाओ भाई। सॉरी, 50 स्टूडेंट में से 10 का हमें सैंपल लेना है। तो हमने टोटल नंबर को 10 से डिवाइड किया और 5 आ गया। अब 5 का मतलब क्या है, तो मान लो ये कितने आदमी खड़े हैं। ठीक है, रैंडमली मैंने कोई एक सेलेक्ट किया। कौन सा करना है बताओ? 5वां नंबर। ठीक है, आपने अब 5वां नंबर अगर सेलेक्ट किया तो आपका दूसरा सेलेक्टेड नंबर कौन सा होगा? पहला नंबर आपका 5वां आ गया, तो दूसरे में कितने और चलूं? 5, यानी कि 10वें नंबर पे खड़ा हुआ स्टूडेंट मेरा दूसरा सैंपल है। 5 और फिर ऐड करो, 15वें नंबर पर खड़ा हुआ मेरा तीसरा स्टूडेंट मेरा सैंपल है। 20वें नंबर पे खड़ा स्टूडेंट मेरा चौथा सैंपल है। 25वें पे खड़ा हुआ मेरा 5वां, 30वें पे 6ठा, 35वें पे 7वां, 40वें पे 8वां, 43वें पे 9वां और 50वें पे 10वां। अब वो जो 5 आपने पहला 5वें नंबर का सेलेक्ट किया, अगर आप पहले नंबर का सेलेक्ट करते तो 5वें नंबर का आपका दूसरा सैंपल हो जाता 10वें नंबर का। यानी कि एक जो बेसिक पॉइंट आपने लिया है, जो एक गैप है, उस गैप के अकॉर्डिंग और सबके चूज किए जाने के चांसेस इक्वल है कि नहीं? भाई आपने 5वां बोला, मैं अगर पहले से बात करूं, आप दूसरे से बात करो, आप तीसरे से बात करो, मैं ऐसे ही आप 50 में से किसी को भी चूज करो, हर 5 बंदे छोड़कर जो छठा स्टूडेंट खड़ा है वो हमारा सैंपल होगा। इसमें एक क्या होता है, अब मैं इसकी लाइन पर आपको ऊपर लेके जाऊंगा और पॉइंट समझाऊंगा। हम कोई भी रैंडमली कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं और टोटल जो हमारी पॉपुलेशन को जो हमने डिवाइड किया है सैंपल से, उस स्टार्टिंग पॉइंट से हर उस नंबर को हम क्या करना शुरू कर देते हैं, स्टेज में, मतलब उसको रखना शुरू कर देते हैं। 5वां, 10वां, 15वां, 20वां, 25वां, 30वां, इसे क्या बोलेंगे? सिस्टेमैटिक सैंपलिंग बोलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और स्टार्टिंग पॉइंट विल बी रैंडम। स्टार्टिंग पॉइंट कैसा हो सकता है? रैंडम। मैंने 50 आदमियों के नाम लिए, एक बाउल में डाल दिए, मुझे 10 का सैंपल चाहिए। कोई एक, मैंने कहा कि कोई एक पर्ची निकालो, एक पर्ची निकली 15वें नंबर की। कितने नंबर की निकली? 15वें नंबर वाह। ठीक है, तो 15th नंबर से 15th नंबर पर जो पहला स्टूडेंट होगा वो हमारा पहला सैंपल। 5 जोड़ दो, 20वें पे जो होगा वो हमारा दूसरा सैंपल। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो रैंडम सेलेक्ट किया जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो। क्लस्टर सैंपल। क्लस्टर सैंपलिंग को एरिया सैंपलिंग के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि रैंडम, हाँ, जियोग्राफिकल एरिया सैंपलिंग या लार्ज ऑफ पॉपुलेशन के लिए जो आपका सिलेक्शन करते हैं, हम जो सैंपल चूज करते हैं वो हम क्लस्टर सैंपलिंग से करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? अभी हमने आपको पीछे जब एक पॉइंट बताया था, क्या था उसमें? स्ट्रेटास। लेकिन स्ट्रेटास में जनसंख्या कैसी हो जाती है, पॉपुलेशन कैसी हो जाती है? होमोजीनियस। यहां पर क्या होगी कि पूरी पॉपुलेशन को एरिया में डिवाइड कर दिया जाएगा और पूरी पॉपुलेशन कैसी रहेगी? हेट्रोजीनियस। बस यही है। यहां पर जो डिवाइड करते हैं हम पॉपुलेशन को,
वो किसमें, क्लस्टर में डिवाइड करते हैं। वहां पर हमने किसमें डिवाइड किया था, स्ट्रेटास में। होमोजीनियस मतलब स्ट्रेटास में। समझ में आया, पढ़ो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरिया सैंपलिंग एज इट इज एप्लीकेबल वेयर द पॉपुलेशन साइज इज वेरी लार्ज। जहां पर पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है वहां पर क्लस्टर सैंपलिंग का यूज किया जाता है, और इसे क्या कहते हैं, एरिया सैंपलिंग या जियोग्राफिकल सैंपलिंग भी बोला जाता है। ठीक है, एंड प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। और अगर हम कुछ भी कर ले तो इस पूरी पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। सो रिसर्चर विल मेक द स्मॉल क्लस्टर और ग्रुप अकॉर्डिंग टू द एरिया और एनी अदर पैरामीटर। यानी कि जो रिसर्चर है वो या तो छोटे छोटे ग्रुप बनाएगा जिन्हें क्लस्टर कहते हैं, या क्लस्टर बनाएगा जिन्हें ग्रुप कहते हैं, या फिर उसे एरिया में ब्रेक कर देगा और फिर उससे डाटा कलेक्ट करेगा। आइए एग्जांपल से क्लियर करेंगे पॉइंट। हाँ बच्चे, फिर अगर जो स्टेटस में भी हम ग्रुप बना रहे थे छोटे छोटे, ए को ले रहे थे, बी को, बिल्कुल बिल्कुल इसमें भी क्लस्टर में भी छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे, पॉपुलेशन बहुत बढ़ बिल्कुल फर्क क्या होगा? हो गया ना फर्क आपकी सोच का। बेटा जब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी भी कंसेप्ट को बेटा समझ रहे हो ना तो पहले उसे कंप्लीट होने दे, नहीं तो डाउट बन जाता है। यहां पर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस से हेट्रोजीनियस ही रही, और वहां पे हमने क्या बनाया है, हेट्रोजीनियस से होमोजीनियस बनाया। अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ था ना बच्चे, अभी जब पूरा होगा तो डाउट नहीं रहेगा। नोट्स इस तरीके से बनाए हैं कि डाउट पैदा नहीं हो सकता। पढ़ो, हेयर पॉइंट लिखा है, हेयर द हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन रिमेन्स का मतलब रहने दिया जाता है द सेम एंड रिसर्चर चूज द क्लस्टर ऑन रैंडम बेसिस रेदर देन इंडिविजुअल सैंपल। यहां पर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को वैसे ही रहने दिया जाता है और क्लस्टर को तोड़ दिया जाता है, या पूरी की पूरी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में ही तोड़ दिया जाता है। आइए कैसे, एग्जांपल ये है जी आपकी पॉपुलेशन ए बी सी डी ई एफ जी, ये कैसी है आपकी पॉपुलेशन, हेट्रोजीनियस। अब आपको अगर याद हो बेटा, सामने देखो, आप लिख अभी मत लिखो, देखो पहले सामने। अगर आप मैं स्टैटिकल में जाऊं, स्टैटिकल रैंडम सैंपलिंग में जाऊं, तो आपने क्या किया था, ए को अलग, बी को अलग, सी को अलग, डी को अलग, ई को अलग, एफ को अलग, जी को अलग, यही तो करते आप वहां। लेकिन यहां पर पॉपुलेशन का साइज कितना बड़ा है, जो कि ऐसे होमोजीनियस करना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ग्रुप तोड़ेंगे 4, लेकिन कैसे, एक ग्रुप में हम लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी को, दूसरे ग्रुप में लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी को, तीसरे ग्रुप में लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी को, चौथे ग्रुप में लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी को। यानी कि हर ग्रुप में जो आपकी पॉपुलेशन है वो जू की तू रही। आ गया इतना समझ में? अच्छा गाइस, यहां भी एबीसीडी एफ जी एच है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। जो हेट्रोजीनियस को हेट्रोजीनियस में ब्रेक करना क्लस्टर कहलाता है। इन सबको हम क्या कहेंगे, क्लस्टर। बात समझ में आ गई? अब हमें सैंपल के लिए एक ए चाहिए, एक बी चाहिए, एक सी चाहिए, एक डी चाहिए, एक ई चाहिए और एक एफ और एक जी चाहिए। सब में से एक एक चाहिए। तो हमने क्या किया कि इन क्लस्टर को जो ग्रुप्स हैं, हमने 4 पर्ची बनाई, ग्रुप नंबर 1 की, ग्रुप नंबर 2 की, ग्रुप नंबर 3 की, ग्रुप नंबर 4 की। सामने देखो, और मैंने उन चारों पर्चियों को एक बाउल में डाल दिया और कोई भी एक रैंडमली सेलेक्ट करनी है। कितनी पॉपुलेशन आपके पास आएगी, सैंपल में कौन आएगा आपके पास, डेफिनेटली आपके पास सैंपल में कौन आएगा, गाइस आंसर, बेटा जल्दी बैठो बेटा, कौन आएगा? अगर ये आया तो भी एबीसीडी एफ जी एच है, अगर ये आया तो भी एबीसीडी एफ जी एच है, अगर ये आया तो भी और ये आया तो भी, है ना रैंडम सैंपलिंग, है ना, किसी के भी चूज किए जाने के चांसेस इक्वल है या नहीं है? अंतर, अब समझो अंतर। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में अंतर यह होता है बच्चे, वहां पर हम हेट्रोजीनियस से होमोजीनियस बनाते थे। यानी कि यहां पहले ग्रुप में सिर्फ आपको ए देखने को मिलता, यहां बी देखने को मिलता। हमने यहां क्या किया है, क्योंकि लार्ज ऑफ पॉपुलेशन और ग्रुप में डिवाइड करना है तो हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस ही है, बस इन ग्रुप को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और हमारा सैंपल हमारे सामने आ जाएगा। डाउट नहीं है? क्लियर हो गया? वेरी गुड, नाइस। रैंडमली कलेक्ट
क्लस्टर, कोई भी एक क्लस्टर कलेक्ट कर लो, पहला दूसरा या तीसरा चौथा जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो आपका डाटा, आपका सैंपल बन जाएगा। क्लियर हुआ? लेट हो बेटा। लिंक यूट्यूब पे ये वीडियो आपको मिलेगी, आई विल शेयर द लिंक, प्लीज बी सीन अगेन एंड अगेन। सिर्फ 2 बार देख लेना, आपके 2 नंबर पक्के हैं आज। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब भैया ये 2 क्वेश्चन, आज इससे आगे हम क्लास नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जिसको ये 2 क्वेश्चन आते हैं अब हो गए उसके 4 नंबर पक्के। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये ध्यान रखना। मल्टी स्टेज, क्लस्टर ही मल्टी स्टेज है, ध्यान से देखो, और वैसे नीचे मैं पढ़ाऊंगा। मल्टी स्टेज का मतलब होता है लार्ज ऑफ पॉपुलेशन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना या ग्रुप में डिवाइड कर देना। एक स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज और तीसरी स्टेज में से चूज करना है, उसको ही मल्टी स्टेज सैंपलिंग बोलते हैं। होगा नीचे 100% मिलेगा। लेकिन यहां पर 2 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट आपके सामने आते हैं। वेरियांस, वेरियांस ऑफ क्लस्टर, वेरियांस बिटवीन द क्लस्टर। इतने हैवी क्वेश्चन, इतने हैवी क्वेश्चन हैं कि बच्चा गया और जाते ही क्वेश्चन को गलत करके आ जाएगा। रीजन कि यहां पर 2 ऐसे वर्ड हैं जिनसे पूरा क्वेश्चन डाउट में रहता है। वेरिएंस का मतलब तो लिख लो अंतर, वेरिएंस का मतलब तो क्या होता है? अंतर, यानी कि डिफरेंस। यहां पे है ऑफ और यहां पे है बिटवीन, इन दोनों की वजह से इन दोनों के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। बताइए, द वेरिएंस ऑफ द क्लस्टर, क्लस्टर के बीच में अंतर कितना होता है? हाईएस्ट या लोएस्ट? मैंने क्या कहा था कि बच्चा जाता है और क्वेश्चन को गलत करके आता है, हाईएस्ट होता है। बेटा ध्यान से देखो, अंतर ए बी से बिल्कुल अलग है, बी सी से बिल्कुल अलग है, सी डी से बिल्कुल अलग है, डी ई से, ई एफ से, एफ जी से। अगर हम इनकी बात करें, इंटरनल वेरिएंस ऑफ द क्लस्टर, 2 को नहीं जोड़ना, 2, यही तो गलती करते हो। इसीलिए तो कहता है वेरिएंस ऑफ क्लस्टर। वेरिएंस ऑफ क्लस्टर का मतलब होता है क्लस्टर के अंदर ग्रुप में भिन्नता ज्यादा होती है या कम? मैक्सिमम होती है। अब बिटवीन द क्लस्टर मिनिमम, क्योंकि अब 2 ग्रुप की कंपेयर करनी है, तो ये दोनों तो एक जैसे है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी बी, यहां भी बी, यहां भी सी, यहां भी डी, सब इक्वल है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। आया समझ में आपको या नहीं? अब यहीं पर दूसरा क्वेश्चन फिर बन गया, वेरिएंस बिटवीन द स्टेटस। अभी तक आपने क्लस्टर के बीच में पता किया, वेरिएंस ऑफ द स्टेटस मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है? वेरी गुड, क्योंकि वो सब इक्वल होंगे, ए ए ए ए, ठीक है। और बिटवीन द स्टेटस मैक्सिमम, क्यों? क्योंकि ये बी 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 है, ये सी 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 है, और ये ए ए ए है। वेरिएंस बिटवीन द क्लस्टर इज हाई, बिटवीन द में हाई, ऑफ में लो, मिनिमम। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, याद रखेंगे। आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आज नहीं कराएंगे, कल कराएंगे, ठीक है। किसी भी बच्चे को किसी भी कंसेप्ट को समझने में अगर दिक्कत हुई हो तो दे कैन आस्क, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कॉपी लेके आए हो बच्चे? वेरी गुड, कॉपी में सब कुछ है, ठीक है। लिंक आपको मेरा नंबर सबके पास में है, या तो लिंक आपके ग्रुप में शेयर किया जाएगा, ठीक है? ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं लिंक, हाँ उसी में आएगा, ये रिकॉर्डिंग जरूर आएगी। आपकी सारी क्लासेस आपके इस तरीके के नोट्स पे डिपेंड है, बस इतना आप कर देना कि इन नोट्स को आप निकलवा लेना, ठीक है। पीडीएफ है बच्चे, ये पूरा 12 पेज का एक पीडीएफ है बच्चे, इसमें 2 पेज है। अब मैंने इसे कल के लिए क्यों बोला, अभी तो 10 मिनट है सर, हो सकता था, क्योंकि मुझे इसे फिर से रिवाइज कराना है और कल इसे पूरा एंड करा देना है, ठीक है गाइस। आज के लिए, अभी तक के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय, टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे। यू आर वेलकम, डियर।